planet appears to be faster. सभी को नमस्कार दोबारा से। तो आप पहले देखिए, जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो आपको ये जो आर आर ए के ऊपर स्टार लिखा हुआ है, इस तरीके का स्टार दिखेगा, है ना। ये स्टार का मतलब है कि आप जो है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हो, जिनको रेट्रोग्रेड या बकरी प्लैनेट कहा जाता है, बकरी ग्रह। तो यहाँ पे आप देखिए कुंडली में कौन कौन बकरी ग्रह हैं इस कुंडली में। आपको दिख रहा है कुंडली? राहु केतु सैटर्न, राहु केतु। सैटर्न। राहु केतु और शनि जो है यहाँ पे बकरी प्लैनेट्स हैं। तो किसी भी कुंडली में देखेंगे ये जो दो प्लैनेट्स है, केतु और राहु, ये हमेशा बकरी होते हैं। और जो बकरी प्लैनेट होता है वो या तो आपको ऐसे लगे कि वो सीधे जो बढ़ता हुआ क्रम में घर है उस पे जा नहीं रहा है, वो पीछे की ओर मूव कर रहा है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। बात समझ रहे हैं? पीछे की ओर मूव नहीं कर रहा है या पीछे की ओर मूव कर सकता है, दोनों कंडीशन है। लेकिन कभी भी कोई प्लैनेट अगर धीरे चलना शुरू कर देता है, अपने नेचुरल स्पीड से धीरे, और पृथ्वी के मुकाबले वो प्लैनेट जो है धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, तो हम उसको रेट्रो प्लैनेट कहेंगे। क्योंकि हम सारे प्लैनेट्स को पृथ्वी के साथ कंपेयर करके देखते हैं। जैसे मानिए कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमारे से बाहर हैं। ये सूर्य से देखा जाए तो सूर्य के बाद अगर पृथ्वी का क्रम आता है तो सारे प्लैनेट जो है पृथ्वी से बाहर हैं, यानी सूर्य से और दूर हैं। इनको सारे एक्सटर्नल प्लैनेट्स कहते हैं, बाह्य प्लैनेट, बाहर जो प्लैनेट्स हैं। तो कौन कौन आ जाएंगे उसमें, आप खुद ही देखिए। मंगल आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएंगे, शनि आ जाएंगे। मुख्यतः यही प्लैनेट आ जाएंगे जो नवग्रह के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन दो प्लैनेट्स हैं जो सूर्य से हमारे मुकाबले क्लोज हैं। कौन कौन है? मरकरी जो बुध है और जो शुक्र है, ये हमसे ज्यादा क्लोज हैं सूर्य के। तो कई बार क्या होता है, ये एक दूसरे के सर्कल में जो घूम रहे हैं, तो इनके घूमने के टाइम में पृथ्वी का स्पीड जो है ऐसे लगता है कि उनसे ज्यादा है। तो वो प्लैनेट क्या होगा, धीरे 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 पृथ्वी से पीछे की ओर जाने का प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन राहु और केतु जो सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या योग, पूर्णिमा योग, उसके साथ ग्रहण लगाने वाले ये जो दो प्लैनेट हैं, ये हमेशा पीछे की ओर मूव करते हैं। तो इसीलिए कोई भी रेट्रो प्लैनेट हो, उसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, वो आगे के ओर मूव करे या ना करे, उसका लेकिन हमेशा जो ध्यान है वो पीछे हाउस की ओर होता है। और राहु केतु ऐसा प्लैनेट्स हैं जो अपने सेकेंड हाउस को उतना इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन वो अपने 12th हाउस को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं। तो आप देखिए राहु अगर ये मूव करेगा तो, और कोई मार्गी प्लैनेट होता है जिसमें स्टार नहीं लिखा होता, तो वो क्या करता है, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, ये राशि का नंबर मैं बता रहा हूं। यहाँ पे मेष राशि में है राहु, तो राहु क्या करेगा, मेष से वृषभ में, वृषभ से मिथुन में, मिथुन से आपका जो है कैंसर में जाना चाहिए। लेकिन रेट्रो प्लैनेट है तो उसका मूवमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उल्टा। तो राहु कहाँ पे जाएगा, अगर ये आगे जाएगा तो फिर ये 12th नंबर में जाएगा, पाइसेस में। फिर वो 11th में जाएगा, एक्वारियस में। फिर आपका ये 10th साइन जो लिखा हुआ है 5th हाउस में जाएगा, और ये इस तरीके से मूव करेगा। तो आप देखो राहु का प्रभाव एक के जगह पे कितने हाउस में हो गया, 2। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस 2 हाउस पे हो गया। जो हाउस में वो बैठा हुआ है और वहां से जो पीछे वाला हाउस है। लेकिन अगर दृष्टि संबंध भी देख लें तो आप देखो दृष्टि संबंध में राहु जो है यहां से 5वां, यानी किसको देखेगा, जुपिटर को। दृष्टि हमेशा सामने के ओर होता है, उसको पीछे के ओर नहीं कहते हैं। और फिर अगर 9th एस्पेक्ट हम देखेंगे तो कौन से में पड़ेगा, 4th मंगल हाउस। में, है ना, 4th हाउस में, जहां पे मंगल है। तो आप काउंट कर लोगे ऐसे, राहु से लेके
मैं ये नंबर जो चुना हूं जानबूझ के चुना हूं ताकि 1 नंबर से 5 तो 5th एस्पेक्ट हो गया, 1 नंबर से 9 तो 9th एस्पेक्ट हो गया। 9 काउंट करोगे तब भी आप मार्स में आओगे। तो आप देखो ये जो राहु है डायरेक्टली ये 3 अलग अलग हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है रेट्रोग्रेड होने के वजह से और अपने दृष्टि के वजह से। और चौथा हाउस है जहां पे वो राहु खुद बैठा हुआ है। यानी कोई भी रेट्रो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस बाकी प्लैनेट के मुकाबले चार्ट में बहुत ज्यादा होता है। रेट्रो को आप ऐसे समझिए कि मानिए आप जंगल में जा रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ शत्रु हैं या कोई ऐसे चोर हैं या डाकू हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं। आपको ये कंफर्म पता नहीं कि कोई पीछा करे, आपको ऐसे महसूस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आते हुए भी हमेशा ध्यान आपका पीछे होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे पीछे आ गया, कोई मुझे आक्रमण करने के लिए कोशिश कर रहा है। रेट्रो का मतलब है कि आप आगे अगर जा भी रहे हैं लेकिन आपका फोकस मैक्सिमम आगे को और नहीं है। कहाँ पे है, आपके 12th हाउस के ऊपर है। तो पहला तो कंडीशंस रेट्रो के लिए यह है। रेट्रो प्लैनेट को कहा जाता है कि वो बहुत ही पावरफुल होता है, चेष्टा बली होता है। तो दोनों में अलग अलग कंडीशंस है। पावरफुल का मतलब है कि रेट्रो प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। पावरफुल पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए मैं आज सारा कंडीशंस बताऊंगा। लेकिन जो उनका इन्फ्लुएंस है लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनके इन्फ्लुएंस से बचना मुश्किल होता है। रेट्रो प्लैनेट का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। आप उसको पॉजिटिवली यूज करोगे तो बहुत अच्छा फल मिल सकता है, और आपने अगर यूज नहीं किया पॉजिटिवली तो वो अपने तरीके से आपके चार्ट को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेंगे। किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट को आप देखो और राहु केतु का रिजल्ट को आप देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा केतु के महादशा में लोगों के साथ क्या होता है। आप चार्ट उठा के देखिए आपके खुद के महादशा में या केतु के अंतर्दशा में, आप ट्राई करिए देखने के लिए कि आपका लाइफ कितना ज्यादा चेंज हुआ है, किस तरीके के प्रॉब्लम या किस तरीके का सिचुएशंस आपने फेस किए हैं। और आपको अगर अपने लाइफ को समझना है तो पहले तो आपके लाइफ में होने वाले जो घटनाएं हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन से महीने में कौन से साल में क्या आपके लाइफ में हो रहा है, और उसमें वो रेट्रो प्लैनेट्स का खास करके राहु और केतु का क्या रोल है। क्योंकि पहले तो आप ये समझ जाइए कि हमारा जो इच्छाएं हैं, हम लाइफ में जो कुछ पाना चाहते हैं वो सिर्फ दो ही तरह का इच्छाएं होता है। एक तो आपका हो गया मेटेरियलिस्टिक नीड, जितने भी सामान हम इकट्ठा करना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक नीड जो ग्रीड से ही पता चलता है कि कितना पैसा चाहिए, कितना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए आपको, जो है सोसाइटी में लोगों का रेस्पेक्ट चाहिए, पहचान चाहिए। हम लोग हर तरीके से इन चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसके बियॉन्ड भी लाइफ है और हमें जो है आध्यात्मिक डायरेक्शन में भी मूव करना चाहिए। तो ये जो दोनों चीजें हैं, आपका अध्यात्म को रिप्रेजेंट करने वाला चीज और आपका सांसारिक माया में जुड़े हुए होने वाला चीज, ये राहु और केतु ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपको जोड़ता है और दूसरा जो है किसी पर्टिकुलर अटैचमेंट से आपको बाहर निकालता है। जैसे आपके कंप्यूटर बाइनरी में होता है, 1 रिप्रेजेंट्स राहु एंड 0 रिप्रेजेंट्स केतु, एंड लाइफ इज ए स्टोरी ऑफ 1 एंड 0। आप एक्चुअल में क्या इकट्ठा करना चाहते हो, कौन सा चीज है जिसके वजह से आप हमेशा तत्पर रहते हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये राहु आपको बताएगा। और ऐसा कौन सा चीज है जो धीरे धीरे आपसे छूट जाएगा, आप जो है उन चीजों के बिना भी जीना सीख जाओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको केतु कहते हैं। आज आपको लग रहा है कि इस इंसान के बिना हमारा जीना मुश्किल है, हम इसी के साथ ही जिएंगे, ही इज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। लेकिन एक टाइम आता है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, एक दूसरे से इतना दूर चले जाते हो कि वो इंसान आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो पहला वाला फेज है अटैचमेंट का, ये राहु रिप्रेजेंट करता है, और जो डिटैचमेंट होता है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो है सिंपल रिजल्ट के साथ
इसको देख सकते हो कि हाँ जी, कौन सा ऐसा चीज है जो एक्चुअल में मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट बनाता है कि मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूं। तो इसमें राहु केतु का नेचर जो है, इन्फ्लुएंस इसीलिए होता है क्योंकि वो नेचुरली रेट्रो प्लैनेट्स होते हैं। तो आप समझ जाइए कि खाली राहु केतु रेट्रो होंगे तो रेट्रो जैसा बिहेव करेंगे या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी प्लैनेट रेट्रो होगा तो उसके पास एक्सेप्शनल एनर्जी और एक्सपीरियंस है। कौन सा एक्सपीरियंस है? रेट्रो प्लैनेट के पास किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है? पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस एंड पास्ट Past कर्मा life. एक्सपीरियंस। पास्ट लाइफ एंड पास्ट कर्मा। तो इसमें सिर्फ आपका पास्ट लाइफ नहीं आता है। अभी आपको 40 साल हुआ है मानिए, तो आपने लास्ट 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में किस तरीके का बिहेवियर, किस तरीके का डिसीजन लिए हो, उस पे भी राहु केतु या रेट्रो प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस भी हाउस में ये प्लैनेट्स रहेंगे उस हाउस के रिलेटेड इवेंट्स आपके पास होगा ही होगा। आपके लाइफ को बहुत तरीके से डिस्टर्ब करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला हाउस वही होते हैं जहां पे आपके रेट्रो प्लैनेट्स होते हैं। आप एक एक बार चेक कर लेना। आपके जिस हाउस में राहु है, सेकंड हाउस में है, ऐसे लोग पैसे के लिए पागल होते हैं। ऐसे लोग खाने का बहुत शौकीन होते हैं, हर तरीके का खाना वो खाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो है अपने वाणी के दम पे बहुत सारे चीटिंग भी कर सकते हैं और वाणी के दम पे बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस प्रबल हो गया राहु के होने से। राहु सेकंड में हो जाए तो आपके जो रिलेटिव्स है वो राहु की तरह बिहेव करते हैं। मैंने आपको एक बात बताया था, राहु ऐसा एनर्जी है जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप राहु को समझ पाओगे। एक ऋषि ये सुनने के लिए पाए कि पास में कोई राजा है जो कि बहुत बड़ा दानवीर है। जैसे आपका महाभारत में आपने सुना था कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं है, तो उस तरीके का आसपास में ख्याति था कि बहुत दानवीर राजा है। तो ऋषि वहां पहुंच जाते हैं और ऋषि द्वारपालों को कहते हैं ये मेरे पास जो कमंडल है, जो ऋषियां अपना लोटा लेके घूमते हैं, कमंडल में मुझे जो है कुछ भिक्षा दे दीजिए। और आप मत दीजिए, आप जो है अपने राजा को कहिए ऋषि प्रवर आए हैं और वो भिक्षा देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो। तो पहले जमाने में राजाएं जो है ऋषियों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे। तो ये भी कोई उससे ये कह सकते हैं आप स्टोरी को नेगेट करने वाला स्टोरी है नहीं। तो द किंग एक्पियर्ड, तो राजा बहुत ही सम्मान के साथ कहते हैं हे ऋषि प्रवर आप बताइए कि मैं क्या दे दूं आपको, आप जो भी कहेंगे मैं देने के लिए रेडी हूं। अब ऋषि कहते हैं कुछ नहीं, तुझे जो इच्छा लग रहा है दान के स्वरूप तू इस कमंडल में भर दे, लेकिन इसको कंप्लीट कर दे, भर के दे मुझे। अब राजा कहते हैं छोटा सा लोटा है उसमें क्या भरना है, चलो ऋषि मांगने आए हैं, सुबह सुबह का बात है, तो हम क्या करते हैं जितने भी हीरा जवाहरात सुंदर सुंदर मुद्रिकाएं हैं मेरे पास उसमें से कुछ चुनिंदा चीजें इस छोटे से कमंडल में भर देता हूँ। और राजा ने भर दिया, लेकिन देखा गया थोड़ी देर के बाद वो कमंडल से वो चीजें गायब हो गया। राजा आश्चर्य तो हुए, राजा ने फिर से कोशिश किया और कुछ सोना गहना देके उसको कंप्लीट करने के लिए, और ये सिलसिला चलता रहा। राज्य का सारा चीजें समाप्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो कमंडल भरा, ना ऋषि जो भिक्षा मांगे थे वो भिक्षा मांगने का पर्पस पूरा हुआ। ये जो कमंडल का बात मैं कर रहा हूं ना, ये इंसानी दिमाग है, और इस पे अगर राहु का प्रभाव हो तो आपको चाहे जितना भी चीजें मिल जाए सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं आएगा। आपका जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरा नहीं होगा। इसका एक अर्थ ये भी है कि ये जो काल्पनिक चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें नहीं है, अध्यात्म से
जुड़ा हुआ चीजें नहीं है, जिसके लिए यूजुअली इंसान सोचता है कि मैं तो जिंदगी भर जो है जीवित रहूंगा, मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल 60 साल नहीं है, मैं अजर अमर हूं। लोग यही सोच के सब कुछ इकट्ठा करते हैं, और ये इकट्ठा करते करते उनका जो खोपड़ी का इंटरेस्ट है ना कि इतने में पूरा हो जाए, मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा या मैं सेचुरेट हो जाऊंगा, ऐसे कभी होता नहीं है। ये इंसानी खोपड़ी को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लानेट है वो राहु है। अब कोई कहेगा सर केतु फिर क्या करेगा? अब ये जो इंटरेस्ट है ना चीजों को इकट्ठा करने का, चाहे आपके लिए रिक्वायरमेंट हो या ना हो, कितना रिक्वायरमेंट है, मेरे पास पैसा कितना चाहिए, मेरे को कितना बड़ा घर चाहिए, आपको अगर इसका आंसर पता नहीं है और आप इसी चीज को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि आपका राहु एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। तो जब तक इस राहु का मुकाबला आप नहीं करोगे, ना तो आपका केतु एक्टिवेट होगा, ना लाइफ में एक्चुअल में जो रियल चीजें हैं उसके पास आप पहुंचोगे। तो पहले आप अपने कुंडली में राहु और केतु को देखिए। केतु ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कारक है। जिस चीज से आपका मन उब जाता है या उस चीज के बिना भी आप रहना सीख जाते हो, आप केतु को एक्टिवेट किए हो, ये समझ जाओ। आज आपको लग रहा है कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ये जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ये पर्टिकुलर नीड जो है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यू आर वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। जिस दिन आपको लगता है ये नीड और ग्रीड जो है अब मेरे लिए जरूरत नहीं है, मुझे और कुछ चीजें चाहिए, इनके बिना भी मैं रह सकता हूं, तो उस पर्टिकुलर चीज को लेके, रिलेशन को लेके आपका डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। यू आर एक्टिवेटिंग केतु। और राहु केतु हमेशा 1 7 वाले एक्सिस में रहते हैं, इसीलिए जो जो हाउसेस उसमें आते हैं, यू नीड टू मेक ए बैलेंस। लेकिन वो बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं है। आसान इसीलिए नहीं है, दिस प्लैनेट्स आर वेरी पावरफुल एंड दे हैव देयर ओन एजेंडा। कई चीजें होता है जो आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के बल पे ना कंट्रोल कर लेते हो। राहु और केतु के सामने बुद्धि विवेक ज्ञान भी जो है एक हिसाब से परास्त हो जाते हैं। केतु के लिए तो परास्त इसीलिए होते हैं क्योंकि केतु जो है हेडलेस है। तो आपका ज्ञान सोच आपका दिमाग का जो काम है, केतु उसे मानता नहीं है। और राहु का मतलब है कि ज्ञान तो है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करके पूरे शरीर को चलाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि केतु सिर्फ हेड है। हर तरह का ज्ञान, हर तरह का सोच, हर तरह का ख्वाब प्लान जो आपके मस्तिष्क में जनरेट हो सकता है, तमाम चीजें राहु जनरेट करेगा, और जरूरत से ज्यादा मात्रा में जनरेट करेगा। लेकिन उसके बाद वो शरीर का किस काम का है, ये राहु को पता नहीं है। जैसे आप मानो मुख जो है वो हेड का ही एक पार्ट है। टोटल जो आपका मुख है उस पे आप खाने के लिए राहु सेकंड हाउस में आ गया, आप खाए जा रहे हो, आप हर चीज को टेस्ट करना चाहते हो, लेकिन एंड में आपको ये नहीं पता है कि वो डाइजेशन सिस्टम जो है वो राहु के कैपेबिलिटीज के बाहर है। तो आप क्या करोगे? आप जितने ज्यादा खाना खा सकते हो खाओगे, एंड विल नेवर बी फुलफिल्ड। फुलफिल्ड तो तभी होगा ना जब पेट से कोई इंफॉर्मेशन आपके हेड में जाएगा, एनफ इज एनफ, अभी बंद करो करके। सो एज देयर इज नो स्टोमक, कभी वो इंफॉर्मेशन जाएगा नहीं, और जो चीज आप रिसीव किए हो कभी एक्यूमुलेट भी नहीं होगा। इट विल नॉट हेल्प यू। तो लोग बहुत सारे कहते हैं कि राहु के दशा में आपको जो मिलता है, राहु दशा खत्म होते होते वो सारे चीजें मिट भी जाता है। केतु जिस भी हाउस में है, आपके लाइफ में 2 बार ऐसे सिचुएशन आता है कि उस चीज को आप लाइफ से हरा देते हो। केतु सेकंड हाउस में है, एटलीस्ट 2 बार ऐसे सिचुएशन होगा आपके लाइफ में कि आपके जेब में पैसा नहीं होगा। केतु फोर्थ हाउस में है, 2 बार आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मातृभूमि छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे आप अपने मर्जी वहां से चले जाओ, नहीं तो कोई ऐसे फोर्सिव सिचुएशन होगा, यू हैव टू लीव योर प्लेस ऑफ बर्थ। केतु आपके 10th हाउस में है, एटलीस्ट 2 बार आपको कोई ना कोई जॉब या कुछ प्रोफेशन से दूरी बनाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। केतु 11th हाउस में है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र कोई होगा आपका, 1 या 2 आपको छोड़ के जाएंगे। केतु 5th हाउस में है, लव रिलेशनशिप को कह सकते हो,
अपने बच्चों को कह सकते हो आप तैयार हो जाओ, एक दिन जिस बच्चे को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो वो आपको पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ पे हो, वो अपने दुनिया में मस्त रहेगा। तो आप जो है केतु जिस भी हाउस में रहता है, डिटैचमेंट का जो मतलब है उसको समझने के लिए सूत्र को याद रख लो। अब मैं पूछूंगा कब होगा, अगर केतु आपको इस तरीके से एक्टिवेट कर रहा है तो देखो केतु कौन से हाउस में है। फिफ्थ हाउस में है तो क्या ऐसे हुआ है आपके लाइफ में किसी को आप बहुत प्यार किए हो और वो आपको छोड़ के चली गई या चला गया? क्या आपके बच्चे जो है अभी आपसे दूर रह रहे हैं और साल साल भर बात भी नहीं करते, आप तड़प रहे हो कि मेरा बच्चा फोन क्यों नहीं करता है? क्या केतु का फिफ्थ हाउस के साथ कोई रिलेशन बना है? गोचर में आया हुआ है केतु, प्रोग्रेशन में फिफ्थ हाउस में आया हुआ है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आपका लाइफ को ठीक करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो जुपिटर प्रोवाइड करेगा, जो कर्म चाहिए वो शनि प्रोवाइड करेगा, जो मानसिक संतुलन और शक्ति चाहिए वो चंद्रमा प्रोवाइड करेगा, जो एनर्जी, हैप्पीनेस, एक्जुबरेंस, पैशन, पावर वो चाहिए मंगल प्रोवाइड करेगा, जो बुद्धिमान डिसीजन होना चाहिए वो आपको बुद्ध प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर राहु और केतु इन तमाम सुविधाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो सही समय में सही बुद्धि आपका काम नहीं करेगा। ये इतना पावरफुल है कि सबसे पहला अटैक जो है आपके अस्तित्व पे करते हैं, आपके फर्स्ट हाउस पे करते हैं, आपके पर्सनालिटी पे करते हैं और आपके मन पे करते हैं। राहु किसे ग्रहण लगाता है? सूर्य को। और चंद्रमा का ग्रहण कौन लगाता है? केतु। तो आप ये समझ जाइए कि राहु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और केतु सूर्य को। सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, पिता के कम एज में जो है डेथ हो सकता है, या पिता जो है घर छोड़ के किसी भी बहाने जा सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको पिता का सुख नहीं मिलता, केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है। केतु छोटे भाई के हाथ में मंगल के साथ भी रह जाए तो भाई से दूरी बना देगा। केतु फोर्थ हाउस में है, जन्म स्थान से दूरी बना देगा, माता से दूरी बनाएगा। केतु टेंथ हाउस में है, आप अलग थलग पड़ जाओगे आपके ऑफिस में, हर कोई दूसरे तरीके से काम कर रहा है, आप हमेशा सोच रहे हो कब छोड़ के चले जाएं। केतु नाइन्थ हाउस में है, हायर एजुकेशन आधा छोड़ के आप चले जाओगे, जैसे वो आईआईटी बाबा मिला, जॉब करके छोड़ के चले जाओगे, ज्ञान को छोड़ के चले जाओगे, पिता को छोड़ के आप चले जाओगे। ये कॉम्बिनेशन बनता है और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रियल रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं होता। राहु एंड केतु फॉलो देयर ओन प्रिंसिपल्स। हम सारे इनको समझने के लिए करते हैं कि हाँ जी, राहु जिस राशि में है राशि स्वामी की तरह बिहेव करेगा, केतु जहां पे है उसके तरह बिहेव करेगा। राहु और केतु का जब भी दशा अंतर्दशा आएगा तो हमारे साथ सडन इवेंट्स हो सकते हैं। वो सडननेस को ही रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट यही है। ऑल ऑन ए सडन आपके लाइफ में कोई इवेंट हो गया, राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। हमेशा आप एक चीज याद रखिए, दशा अंतर्दशा किसी और का चल रहा है, जो छुप के उस चीज को देख रहा है उसका पावर को के एन राव साहब बार बार रिमाइंड कराते थे कि आपके लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है और आप देखें कि राहु का दृष्टि उस हाउस पे पड़ रहा है, केतु का दृष्टि उस हाउस पे पड़ रहा है, उसका ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जिसने भी राहु केतु को समझ गया और राहु केतु के एक्सिस का बैलेंस बनाने के लिए उसने प्रयत्न किया, आप ये समझ जाइए कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज आपके लाइफ को स्टेबलाइज कर देगा। जितने भी डेटीज हैं, देवताएं हैं, रिमेडीज हैं, जब भी केतु का रिमेडी होगा, राहु का रिमेडी होगा, तो हम लोग यूजुअली ऐसे चीजों को ढूंढते हैं जिनमें शरीर और मस्तक का विभाजन हुआ है किसी भी तरीके से, जिसको कहते हैं दी हेड हैज बीन सीवियर्ड, धड़ से सर को अलग किया गया है। और हमारे पुराण में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे किसी ना किसी कारणवश सर को धड़ से अलग किया गया है और फिर पुनर्जीवन दिया गया है। तो जीवन और मरण
वो राहु केतु उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास्ट के साथ केतु रिलेटेड है, आपका जो ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ है उसके साथ राहु रिलेटेड है। तो आप देखिए केतु के लिए पहले तो गणेश जी का पूजा करते हैं। तो ये जो मैंने बताया था कि हाँ जी, पहले तो सर जो है धड़ से अलग हुआ होगा और उस जगह पे कोई दूसरे जीव का जो है सर को लगाया गया होगा। तो आप समझ जाइए, आप जब उनका पूजा कर रहे हैं तो आप केतु का उपासना कर रहे हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं केतु के लिए आप नरसिंह अवतार का भी पूजा कर सकते हैं। क्या कारण है? जब कहोगे सर यहाँ तो कोई सर जो है अलग नहीं हुआ है, तो इस तरीके का लेकिन विचित्र सृष्टि जो हुआ है, इसका मतलब है इंसान के शरीर पे आपने जो है सिंह का सर को जोड़े हो, इंसान के शरीर पे आपने हाथी का जो है मस्तक को आप जोड़े हो, गणेश जी का निर्माण हुआ है। ऐसे हयग्रीव है, ये विष्णु जी का एक अवतार है जिसमें विष्णु जी के शरीर में मस्तक सिवियर्ड होने के बाद उसमें एक घोड़े का शरीर को मस्तक को जोड़ा गया है। मां छिन्नमस्ता है, वो भी राहु केतु के एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया डेटी है। उन्होंने अपना ही खुद के सर को जो है शरीर से अलग कर दिए थे। तो कभी आप छिन्नमस्ता माँ का फोटो देखेंगे तो उसमें देखेंगे 3 रक्त के धार जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है और किसी योगिनी के मुंह पे ही वो गिर रहा है, अपने ही मुंह पे गिर रहा है। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत ही सीरियस लेवल पे समझा जा सकता है। लेकिन कई बार कहते हैं हम किसी चीज को ना भी समझें, आध्यात्म में इतना पावर होता है कि आपके ना समझने से भी आपको लाभ होता है। जैसे आपने ये सुना होगा, एक महापापी अजाम्बिल करके था जो हमेशा ऋषि मुनियों पूजा पाठ करने वाले धर्म को मानने वाले लोगों को परेशान करता था। भीख देना तो दूर की बात, वो हमेशा लोगों को जोर जबरदस्ती जाके डराता था, धमकाता था, पीटता था, मारता था और अत्याचार का चरम सीमा में उसका जो है जिंदगी एक्चुअल में गति करता। सुबह से शाम तक लोगों को परेशान ना करे ऐसा कोई दिन जाता नहीं था। किसी के कहने पे उसने अपने ही बेटे का नाम जो है भगवान के नाम पे रख दिया, नारायण। और वो मृत्यु के समय में गलती से अपने बेटे को कुछ पानी के लिए या किसी चीज के लिए बुलाया और उसी से उसका मोक्ष हो गया। इसका अर्थ यही है कि भगवान जो है परम दयालु हैं। कुछ चीजों का रूल्स होता नहीं है, उस रूल्स को मानने का जरूरत भी नहीं है। उन्हें लगा तो वो आपको मुक्ति दे सकते हैं। महाभारत युद्ध में भगवान ने ऐसे ही प्रतिज्ञा किया था कि मैं कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने इस तरीके का लड़ाई किया युद्ध में, भगवान भी जो है रथ का पहिया को उठा के अपना सुदर्शन को लेके उनको मारने के लिए दौड़े। तो अर्जुन कहते भगवान आपने तो प्रण किया था कि आप इस युद्ध में अस्त्र ही नहीं उठाओगे, फिर आप कैसे अस्त्र लेके जा रहे हो? तो कहते हैं भीष्म मेरा परम भक्त है, वो चुनौती दे रहा है कि मैं आज इतना भीषण युद्ध करूंगा कि आपको भी अस्त्र पकड़ना पड़ेगा। तो जब मेरे भक्त का ही यही इच्छा है कि मैं अस्त्र पकड़ूं, तो फिर मेरा प्रण का कोई मूल्य नहीं है। मैं अपना प्रण को भुला के भक्त का जो मनस्कामना है उसको पूरा करूंगा, तब मैं ये अस्त्र लेके दौड़ रहा हूं। अब लोगों को इसका क्या मीनिंग निकालना है, भगवान कब अस्त्र लेके दौड़ेंगे, किस तरीके से आपके जीवन में भी ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे कोई अध्यात्म का शक्ति आपको हेल्प करेगा, वो आपका विश्वास भक्त के हिसाब से कितना बड़ा है वो उसका कारक बनता है। कारण वही है, जिस चीज को आप बिलीव करते हैं वो आपके लाइफ में होता है। और ये जो बिलीफ है ये मन का जो पावर है जिसके वजह से हम अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ पे पहुंच जाते हैं। मन का ही पावर है। आपको लगेगा कि मेरा जो भी है खो जाएगा, खो जाएगा, जो खोया हुआ चीज मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो जो मन को एक्चुअल में परेशान करने वाले 2 ही प्लानेट है, राहु और केतु। जो राहु और केतु को समझ गया उसके लाइफ में बैलेंस होना और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना तय है। तो आप देखो,
राहु और केतु जैसे रेट्रो हैं, उनका पावर को वर्णन करने के लिए जितना टाइम मैंने अभी यूज किया है, एग्जैक्टली उसी तरीके का बिहेवियर किसी भी रेट्रो प्लैनेट से आपको मिलेगा। यानी किसी के लाइफ में अगर 4-5 रेट्रो प्लैनेट्स हैं तो उसका लाइफ फुल ऑफ इवेंट्स है, आसान लाइफ नहीं है उसका। एक चीज को बार बार करना, रिपीटेशन होना, सेम तरीके का सिचुएशन को बार बार फेस करना, पास्ट में इंडल्ज हो जाना। जिस हाउस में उसके रेट्रो प्लैनेट्स हैं उस हाउस से पीछे हमेशा जो है कुछ ना कुछ इवेंट को महसूस करना, ये जीवन तमाम चलता रहेगा। तो इसका क्या रिमेडी हो सकता है? जैसे यहाँ देखो शनि है, कहाँ पे रेट्रो है? 7th हाउस में सर। 7th हाउस में। तो पहले तो आप समझ जाओ कि जो आपका फैमिली लाइफ है, स्पाउस के साथ जो रिलेशन है, आसान नहीं होगा। यू हैव टू अगेन एंड अगेन गो बैक एंड डिसाइड ऐसे क्या हो गया, क्या कमी रह गया, हमारा रिलेशन इतना स्ट्रेंड है। शनि तो 7 नंबर घर में बड़ा अच्छा होता है, क्यों ऐसे हो रहा है? पंचम का स्वामी सप्तम में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना आपका पास्ट लाइफ, पास्ट बर्थ से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, रेट्रो है। राहु भी उसी हाउस को देखो इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि राहु जहां पे बैठेगा वो उसी हाउस के और मूव करेगा। सो राहु इज गोइंग टुवर्ड्स, 3 डिग्री का है लेकिन धीरे 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 उसका मूवमेंट 7th के ओर हो रहा है। तो रेट्रो प्लैनेट है। सैटर्न का मूवमेंट 6th हाउस के ओर हो रहा है, चंद्रमा को परेशान करने के लिए। तो राहु शनि चंद्रमा का एक्चुअल में कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक दूसरे के ओर मूव कर रहे हैं, रिलेशनशिप है। चंद्रमा शनि के साइन में है, शनि रेट्रो है, रेट्रो शनि से पहले रेट्रो राहु है, राहु शनि के ओर मूव कर रहा है। तो इतने सारे रेट्रो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा तो आप देखो पूरे लाइफ में सारे हाउसेस इन्फ्लुएंस हो गए। शनि यहाँ से 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया, शनि यहाँ से आपका सेकेंड जो है 1st हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया, शनि जो है वहां से आपका 4th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया, राहु जो है यहाँ से आपका 12th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया, सेकेंड हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया, फिर आपका 4th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो आप देखो ये बार बार रिपीटेशन में आ रहा है 4th हाउस, वहां पे फिर मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया। शनि जो है मंगल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राहु जो है मंगल को, पीस ऑफ माइंड तो गया। और जिस वजह से वो पीस ऑफ माइंड गया वो एक बार नहीं होगा, वो रिपीट मोड पे होगा। जिस वजह से स्पाउस के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन हुआ, आप सोचोगे एक फेज में निकल जाएगा 4 महीना 6 महीने के बाद, लेकिन वो रिपीट मोड में होगा। आप कोई बिजनेस की आपको सक्सेस नहीं मिला तो पता चला आप 3 बार 3 अलग अलग बिजनेस कर रहे हो, तीनों में आपको डिफिकल्टीज हो रहा है। आप कहोगे सर ऐसे क्यों हो रहा है? तो पहला तो सिंपल रीजन है कि रेट्रो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। उसके बाद रीजन है कि रेट्रो प्लैनेट खाली एक नहीं बैठा हुआ है, उस प्लैनेट का जो स्वामी है, जो डिस्पोजिटर है, वो भी वहां से 6ठे में बैठा हुआ है। उस प्लैनेट के और एक रेट्रो प्लैनेट राहु जो शत्रु राशि में बैठा हुआ है वो वापस आ रहा है। मंगल का दृष्टि रेट्रो प्लैनेट पे हो रहा है, तो रेट्रो प्लैनेट का जो भी नेचर है, एनर्जी है, मंगल एनर्जी का कारक है, उसका वहां पे एस्पेक्ट आने से और एनर्जेटिक हो जाएगा। यानी अगर इस प्लैनेट को मैं नेगेटिवली यूज करूंगा, ये रेट्रो प्लैनेट को, तो ये मुझे नुकसान कम नहीं देगा, बहुत ज्यादा नुकसान देगा। क्योंकि जो भी नुकसान देने का इसका टेंडेंसी था, एक तो रेट्रो होने की वजह से वो बढ़ गया, ऊपर से एक दूसरे प्लैनेट का दृष्टि भी उसके ऊपर आ गया जो उसका शत्रु है, ऊपर से दूसरा है रेट्रो प्लैनेट जो ऑलरेडी नेगेटिव साइन में है, 8th हाउस में है, अपने शत्रु राशि मंगल के राशि में है, वो उसके ओर आ रहा है। जो भी उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी बचा था उसके ही राशि में उसका और एक शत्रु चंद्रमा आके बैठ गया। तो इसका मतलब है फाइनेंसेस को लेके भी प्रॉब्लम रहेगा, चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, बड़ा घर हो। आप आजकल देखना जो पुराने राजा राजोड़े के घर वगैरह है, किसी ने होटल बना दिया, किसी ने उसमें 15 साल से कोई व्हाइट वॉश ही नहीं किया है, वहां कोई रह नहीं रहे हैं, उसका जो
एम्प्लॉय वगैरह हो सकते हैं देख रेख करने के लिए। वो एम्प्लॉय नहीं है, राजा उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, गवर्नमेंट उसको चला रहा है। ऐसे क्यों हुआ है? जितना बड़ा एनर्जी वाला मशीन होता है ना, उसका एनर्जी कंज्यूप्शन भी उतना ज्यादा होता है। और लंबे दूरी तय करने के लिए आप जो है एनर्जी को बहुत स्पीड से खर्च नहीं कर सकते। मैराथन रेस है लाइफ, आपको धीरे 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 खर्च करना है। छोटा सा कोई अचीवमेंट करना है 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, ये 100 मीटर रेस की तरह है। आपको बहुत मात्रा में एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी खर्च करना है। तो लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैराथन रेस है या छोटा रेस है? जी, मैराथन है सर। वो मैराथन है। जितना दिन जीवन रहेगा संघर्ष रहेगा। तो अगर वो मैराथन रेस है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी एनर्जी जो है कहाँ कहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो आंखें बंद करके देख लीजिए, जहां जहां रेट्रो प्लैनेट है उस हाउस पे आपका एनर्जी ज्यादा खर्च होगा। तो आपने मानो खराब काम के लिए उस एनर्जी को खर्च किया, तो आपका जो खर्च किया हुआ एनर्जी का जो रिएक्शन है ना, वो और ज्यादा नेगेटिव होगा। कौन से हाउस के लिए नेगेटिव होगा? सिंपल फॉर्मूला जो मैं बार बार बताता हूं, हाउस के स्वामी से भी ज्यादा इफेक्टिव है जो साइन में बैठा हुआ प्लैनेट है। सबसे पहला रिजल्ट तो प्लैनेट जिस साइन में बैठा हुआ है उसी का देता है। उसके बाद उसका नक्षत्र स्वामी का वो रिजल्ट देता है। तो आप देख लो। आप कहोगे सर रेट्रो शनि के बारे में थोड़ा बताइए ना, इस चार्ट में क्या हुआ? आप कह रहे हैं 7th हाउस के प्रॉब्लम्स वो देगा या 7th हाउस से रिलेटेड इवेंट्स जो हैं हावी रहेंगे। तो आप क्या करोगे? पहले तो शनि को समझने के लिए देखो योग कारक है या नहीं है। तो बताओ शनि क्या है इस चार्ट में? मारक। शनि जो है यहाँ पे 5th का लॉर्ड है और 6th का लॉर्ड है ना। योग कारक है सर, केंद्र और त्रिकोण का। कौन सा त्रिकोण हो गया शनि का? सर 10th का लॉर्ड है ना? नहीं नहीं, 9th 9th, सॉरी, गलती कर दिया सर। और कोई गलती नहीं करने वाले बताइए, राम राय जी बार बार गलती करते हैं। सर मिथुन लग्न का हूं मैं। मरकरी वाला। ठीक है, क्योंकि क्योंकि एक्चुअल में ना जो है मैराथन रेस एस्ट्रोलॉजी भी है। मैं हमेशा कहता हूँ जितने जल्दबाजी में आप प्रेडिक्ट करोगे आंसर करोगे ना, वो गलती हो जाता है। मैं भी अपने वीडियोस को देखता हूँ तो कई सारे माइन्यूट मिस्टेक है। जहाँ शनि रेट्रो होके पीछे जाना चाहिए हम आगे भी करते हैं। स्पीड जो है ना, किल्स लिखा होता है ट्रक के पीछे, स्पीड थ्रिल्स एंड किल्स, है ना। तो ये वही है। ये इधर तो आपका देखो, पहला तो आपका जो राशि लिखा हुआ है, लगन लिखा हुआ है, वो भर्गो है। वहां से काउंट करो तो शनि कौन से हाउस का लॉर्ड हो गया? 5th और 6th हाउस का लॉर्ड हो गया। तो एक अच्छा हाउस हो गया, ट्राइन का लॉर्ड। और दूसरा 6th है, एक दूस्तान का लॉर्ड हो गया। तो इसीलिए इसका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कैंसिल आउट हो गया। योग कारक तभी बनता है प्लैनेट जब वो दो अच्छे हाउस का, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। यहाँ पे आप देखो, एग्जाम्पल दो तो यहाँ पे आपको बुध मिलेगा जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है या नहीं? हाँ सर। यस सर। क्योंकि बुध जो है 10th का भी स्वामी है और बुध लगन 1 का भी स्वामी है। तो 1 को मैं यहाँ पे ट्राइन ले लेता हूँ। अब मानो कोई ऐसा प्लैनेट होता जो 5th हाउस में होता और 1st हाउस में होता, तब भी मैं उसको योग कारक कहूंगा। तो मैं 5th को ट्राइन ले लूंगा और 1 को क्या करूंगा? स्क्वायर। तो जब ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो बनेगा। तो आप देखो इस हिसाब से शनि तो अच्छा प्लैनेट नहीं रहा, 5th और 6th का लॉर्ड है, तो योग कारक नहीं है। उसके बाद फिर मैं क्या देखूंगा, और भी क्या हो सकता है? तो मैं देखा शनि का जो डिस्पोजिटर है जुपिटर कहाँ पे है? 12th हाउस। यहां फिफ्थ से साइन। 6ठे में है और 12th हाउस में है। नेगेटिव हाउस में तो है, लेकिन शनि से कौन से हाउस में है? छठे। भाई शनि का सिक्स फ्रॉम डिस्पोजिटर सिक्स फ्रॉम षडाष्टक शनि। योग बना। तो षडाष्टक योग बना दिया, वो भी खराब हो गया। तो मैं फिर और आगे जाऊंगा, मैं देखो रिमेडी ढूंढेगा ना अब क्या है। ऐसे थोड़ी है, यहाँ पे फिर मैं डिग्री देखूंगा। देखो शनि का डिग्री क्या है? 12 डिग्री है। देखो वीनस का 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 8 डिग्री है। तो इसका मतलब है जो मैं ज्ञाति कारक सोच के देख रहा था नहीं है, लेकिन मैं उसका भी रिलेशन ढूंढूंगा। तो आप देखो यहाँ पे ज्ञाति कारक कौन है, चार्ट देख के बताओ मुझे। सेकेंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मरकरी कितने डिग्री का है? वीनस 8 डिग्री 10 मिनट का है। उसके ऊपर वीनस जो है 8 डिग्री
51 मिनट का है ना। तो आप देखो वीनस जो है आपका सेकेंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो गया। तो वीनस रिलेशनशिप का कारक है। हमें पता चल गया भाई 7 नंबर घर में ये हो रहा है, तो वीनस रिलेशनशिप भी है। कोई लेडी के लिए वीनस उसी लेडी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है समझने के लिए आप देखो वीनस यहाँ पे नीच का भी हो गया। नीच ये प्लैनेट जो है नेगेटिव मेल रिजल्ट चार्ट देता है, फीमेल चार्ट है? है, फीमेल चार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वीनस नीच का बन गया है ना, वर्गो साइन में नीच का। मरकरी और वीनस का एक्सचेंज है। तो आप रिलीफ कैसे पाओगे? यहाँ पे देखिए पहले वाणी के वजह से सारा प्रॉब्लम होगा। कोई बताएगा कारण क्या है? सर केतु है वाणी के घर में, केतु वाक वाणी स्थान। के घर में है, लेकिन आप ये देखो ये जो आपका वीनस है, जो आपके कुंडली में ज्ञाति कारक है, वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है? मरकरी के साथ यस सर। एक्सचेंज में है। करेक्ट। एक यस और सर। दो, तो आपका प्रॉब्लम पर्सनालिटी में हो गया, क्योंकि ज्ञाति कारक कहाँ बैठा हुआ है? आपके पर्सनालिटी के हाउस में। अच्छा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मरकरी के साथ एक्सचेंज बना रहा है, उसके हाउस में बना रहा है। तो ये सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस से कनेक्ट कर रहा है आपके प्रॉब्लम के लिए। सेकंड हाउस वाणी का है। जरूरत से ज्यादा बोलोगे या बोलने का तरीका जो है प्रॉब्लमेटिक होगा, या लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। मरकरी बिजनेस का कारक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? बिजनेस में, क्योंकि मरकरी जो है आपके ये जो ज्ञाति कारक है उसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया। मरकरी बेटी भी है, तो हो सके प्रॉब्लम्स बेटी के साथ होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑप्शंस बनाना शुरू कर दिए कि जी हाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। प्रॉब्लम जब हो सकता है तो उसको फिर फाइनलाइज करने के लिए आपको आपके पास्ट कर्मा को एनालाइज करना होगा। तब जाके आप 5 में से ऑप्शंस चुन पाओगे, हाँ जी मेरे साथ ये हो रहा है, पर्टिकुलरली यही हो रहा है। फिर आप देखोगे कि ये जो शनि है इसके साथ क्या रिजल्ट बन गया, ये इफेक्ट क्यों ऐसे हो रहा है। शनि का एनर्जी को एक्चुअल में जो प्रोवाइड करेगा प्लानेट, वो है एक्चुअल में जुपिटर, क्योंकि शनि जुपिटर के साइन में है। तो जुपिटर खराब हो गया शनि के रेस्पेक्ट में, तो शनि का एनर्जी और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो रेट्रो है वो नेगेटिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। कोई कहेगा सर शनि तो सप्तम में स्ट्रांग होता है ना। शनि अगर सप्तम में स्ट्रांग होता है तो फिर आप जो है शनि का रिजल्ट को खाली एक पॉइंट को लेके पॉजिटिव नहीं बता सकते हो। रेट्रो प्लैनेट को आपको स्टडी करना होगा। और अगर जातक ने कह दिया हाँ जी मेरे लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, कोई भी काम करता है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सच बता दिया उसने, तो फिर आप रिमेडीज पे जाओगे। उसने सच नहीं बताया तो भी आप समझ जाओ उसके झूठ से रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। ऊपर से जो भी हालत यहाँ पे 7th हाउस बना रहा था, 8th हाउस और ज्यादा डिफिकल्ट हालत बना दिया। मंगल का साइन है, एनर्जेटिक प्लैनेट मंगल के हाउस में राहु है। और राहु खाली इसी चार्ट में जो है नहीं है, इसमें राहु जो है वर्गोत्तम है, यानी नवमांश के चार्ट में भी अगर राहु को देखोगे तो राहु आपको सेम साइन में मिलेगा। आप देखो लग्ना बन गया। कोई कहेगा सर एक बार ये तो समझाइए, जो राहु आपके लग्ना चार्ट में 8th हाउस में था वो नवमांश में फर्स्ट में आ गया, इसका क्या मतलब है? तो नवमांश मानो कोई कहता है कि शादी के बाद एक्टिवेट होता है। तो ये 8 नंबर हाउस का जो रिजल्ट है कहाँ पे आ गया? 1 नंबर घर पे, है ना। आपका किस्मत में जो 8th है ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 8th के साथ कनेक्ट कर रहा है। शादी के बाद राहु पॉजिटिव होगा तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा, राहु नेगेटिव होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव होगा। तो आप बताओ राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ जी, इस कुंडली में राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है? शादी के नेगेटिव लिए है सर, नॉट मार्स के घर में। पॉजिटिव। मार्स के राशि फर्स्ट में, हाउस। शत्रु के राशि में है। लेकिन राहु जिस भी राशि में होता है उसके स्वामी की तरह बिहेव करता है। तो एक बार देख लो जो आपका चार्ट है उसमें मंगल जो है कैसा प्लैनेट है? मंगल थर्ड का लॉर्ड है, 8th का लॉर्ड है। अच्छा प्लैनेट है बुरा प्लैनेट है? नॉट गुड। नॉट गुड। समझ जाओ ना, 8 नंबर घर का स्वामी है, इसमें इतना सोचना नहीं है। छठे का स्वामी, 8 का स्वामी, 12 का स्वामी,
3, 6, 11 का भी स्वामी खराब होते हैं। 11 जो है मेटेरियलिस्टिक प्लीजर के लिए अच्छा होता है। ये जो आप नेताओं के बारे में बात करते हो, 10 नंबर घर, 11 नंबर घर, राहु वहां पे हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, मेटेरियलिस्टिक चीजें बहुत मिल जाएगा। 3 लाख का चश्मा पहन रहे हो, 30 लाख का कोट पहन रहे हो, 150 करोड़ का शीश महल में रह रहे हो, 80,000 करोड़ का गफला करके कहीं चले गए, एक पार्टी पूरा खरीद लिए, सारे एमएलए आपके साथ हैं। ये पॉसिबल नहीं है। ये राहु जैसा प्लानेट, 11 को एक्टिवेट करने वाला प्लानेट ही कर सकता है। हम तो जिंदगी भर काम करके 1 करोड़ इकट्ठा करेंगे कि नहीं पता, ये कितना इकट्ठा करेंगे पता नहीं है। कुत्ते के नाम पे इन्होंने जो है फ्लैट अपार्टमेंट खरीद रखे हैं, आपने जो है पियोन के नाम पे खरीद रखे हैं पूरा पूरा सोसाइटी, कोई समुंदर के अंदर जाके आइलैंड खरीद रखे हैं। कैसे होता है ये पॉसिबल? ये पॉसिबल राहु से वजह से होता है। इन्फिनिटी है ये राहु और केतु, इनके एनर्जी को किसी ने अगर एक्टिवेट कर दिया ना, तो उसको लाइफ में जो चीज कभी इमेजिन नहीं किया जा सकता है वही मिलता है। जितने पॉलिटिशियंस हैं, एमएलए से लेके एमपी से लेके, उनके जाके चार्ट को आप स्टडी करो, आपको कई सारे अद्भुत कनेक्शन मिलेंगे। पता चला शनि बहुत ही नेगेटिव है, जुपिटर नेगेटिव है, राहु केतु का ऐसा पोजीशन है कि उन्होंने वो रिजल्ट सब कुछ आपके जो एस्ट्रोलॉजी के विपरीत जितने रूल्स आप पढ़े हो उसको फेल कर देते हैं। तभी तो रेट्रो प्लानेट के बारे में आज मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम में से हर किसी के चार्ट में यही कॉम्बिनेशन रिपीट होता है कि राहु केतु रेट्रो हैं, उनका नेचर सेम है। आपके चार्ट में वो पावरफुल है या नहीं है, तो पहले उसके डिस्पोजिटर को देखो। 3 और 11 का स्वामी ऐसे भी खराब है, और शत्रु के घर में वर्गोत्तम है, यानी नवमांश में भी उसी राशि में है, और आपके चार्ट में भी उसी राशि में है। फिर कहोगे सर नहीं मुझे और डीपर लेवल पे जाना है, तो ऐसे जाओ, बताओ राहु का कौन है यहाँ पे जो है नक्षत्र स्वामी? हाँ जी, कौन है राहु का नक्षत्र स्वामी? केतु। केतु। अब बताओ, राहु केतु दोनों अपोजिट प्लैनेट्स हैं, कोई कनेक्शन नहीं है उनके बीच। राहु जिस चीज के साथ आपको जोड़ना चाहता है, केतु वहां से आपको हटाना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, एक इंसान आपको रोड क्रॉस करने के लिए आगे की ओर खींच रहा है, और एक आपको पीछे की ओर खींच रहा है, इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, और एक ट्रक जो है 60 के स्पीड में आ रहा है। क्या रिजल्ट होगा? दुविधा। ट्रक जो है एक्सीडेंट होके चूर चूर हो जाएगा, है ना? आप तो भीम है, घटोत्कच है आप। राहु केतु के सामने सभी का हालत इतना खराब है कि अगर आप इनके चंगुल में पड़ गए और आपने ये तय नहीं कर पाया कि मुझे कौन सी चीज के लिए कितना ज्यादा अटैच होना चाहिए और किससे कितना डिटैचमेंट होना चाहिए, फिर आपके लाइफ में एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता है। तो बैलेंस बनाने के लिए आपको जगह चुनना है। रोड के बीच में खड़े होकर आप बैलेंस नहीं बना सकते कि ना तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो मैं राइट में जाऊंगा, ना तो राहु की ओर जाऊंगा ना तो केतु, यहीं बीच में खड़ा रहूंगा। आपको डिसीजन भी प्रॉपर जगह पे लेना है कि मुझे एक्चुअल में मूव किसके ओर करना है, ये जीवन का कौन सा पड़ाव है। जब आपको पैसा चाहिए उस टाइम में आप बाबा बन गए, जब आपको बाबा बनना चाहिए उस टाइम में आप पैसे के पीछे पड़े हो। आप देखना लोग 70 साल में 75 साल में जॉब करने के लिए ढूंढते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बच्चे उनका केयर नहीं ले रहे हैं। उसको जो है बेचारा रेस्पेक्ट भी चाहिए, स्वाभिमान के साथ जीना भी चाहिए। अब क्या कर रहे हो, जिस उम्र में एक्चुअल में अध्यात्म की ओर जाना चाहिए और रोजमर्रा के जिंदगी के पीछे पड़ रहा है, क्योंकि उसने लाइफ में प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिया कि लाइफ में ऐसे भी हो सकता है। हर किसी के लाइफ में जो क्वेश्चन मार्क्स आते हैं वो राहु केतु के वजह से आते हैं। कौन से चीज से कितना अटैचमेंट होना चाहिए, उस हाउस से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके चार्ट में राहु और केतु एक्सल्टेड हैं, तो आपके पास एनफ इंटेलिजेंस है, आपके पास सिचुएशन से लड़ने के लिए बहुत सारे पावर है। आप समझ जाइए कि आप ब्लेस्ड हैं। अगर आपका राहु केतु खराब है तो आप समझ जाइए कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम छोटे मोटे नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है।
आप प्लान ठीक से कर नहीं पाएंगे, प्लान कर दिए तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर दिए तो कोई और एडवर्स रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जो आपके स्कीम ऑफ थॉट में ही नहीं है। एंड द सेम हैपेंस विथ एवरी रेट्रो प्लैनेट। उनका एक पैटर्न है, वो पैटर्न जो है सबसे हटके है। वो आपको मजबूर करेगा कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। 6 नंबर घर में आपका शनि है, रेट्रो शनि है, स्टूडेंट लाइफ में भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, फेल हो जाओगे। कोई प्रोफेशन आपने चुन लिया और आपका शनि 6th हाउस में है, बार बार उस प्रोफेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जॉब में शनि है और रेट्रो हो गया, आप चाहे जितना मेहनत कर लो, एक बार में कभी कोई आपको रिकॉग्निशन मिलेगा नहीं। बॉस हमेशा कहेगा कि तुमसे बेकार इंसान कोई नहीं है। नोबडी विल केयर। 12th हाउस में आपका कोई ऐसा प्लैनेट है जो रेट्रो है, आप बार बार आपके खर्च को लेके सोचते रहोगे, क्या कर दिया मैंने, मेरा लाभ कहाँ से हुआ, क्योंकि 12 और 11 दोनों आ गए उसके इन्फ्लुएंस में। हमेशा कैलकुलेट करते रहोगे कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे खर्च होगा, कौन से पैसे को कहाँ खर्च करूं, यहाँ पे कैसे खर्च करूं, ये शादी ब्याह में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से पैसा मैं निकाल लूं, कौन सी चीज को बेचूं। पूरा लाइफ जो है 11th 12th उसी पे पेंडुलम की तरह झूमता रहेगा। तो इसीलिए रेट्रो प्लैनेट्स का आपको रिमेडीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु केतु अगर आपके चार्ट में वीक हैं तो सडन इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहिए, नेगेटिव इवेंट्स के लिए, क्योंकि वो वीक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो अपने चार्ट का रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, जिस भी हाउस में है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। जुपिटर किसी का रेट्रो है तो आपके पास एनर्जी बहुत है। कौन सा एनर्जी? जो विजडम है, मल्टीपल सब्जेक्ट में आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हो उसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहे, विजडम चाहे आपके पास है, लेकिन फिर भी आप मूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो रेट्रो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा रिमेडी के तौर पे? उसी से रिलेटेड काम को बार बार करना पड़ेगा। आपको दिखाना होगा कि आप चेष्टा बली हो। लोग कहते हैं कि रेट्रो प्लैनेट चेष्टा बली होता है, लेकिन वो नहीं है। आपको चेष्टा करना पड़ेगा। प्लैनेट क्यों चेष्टा करेगा आपके लिए? भगवान ने आपको बुद्धि विवेक ज्ञान दे दिए ना, करना आपको है। आपको मरकरी दे दिया एक्सल्टेड, तो क्या हो जाएगा? मरकरी एक राशि में जो है 20 से 25 दिन रहता है, तो पता चला उस 20 दिन में जहां पे मरकरी वर्गों में है, दुनिया के 2 करोड़ लोग ही एक्सल्टेड मरकरी के साथ पैदा हो गए। हमारे देश में तो बुद्धिमान लोगों का कमी बहुत है। फिर 2 करोड़ लोग हो जाते एक साथ एक्सल्टेड मरकरी पाके। पहले तो ये देखो कि एक्सल्टेड मरकरी है, लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, कौन से हाउस में एक्सल्टेड है? 6th हाउस में, 8 में, 12 में, कहाँ पे? उसका एनर्जी काम का नहीं है। एक पेड़ को अच्छा पौधा बन के फल देने के लिए 3-4 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? आप कोई प्लांटेशन कर रहे हैं घर पे, आपने कोई ऑर्चर्ड बना रखा है, तो बताओ क्या क्या चाहिए उसके लिए? खाद भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, जो मिट्टी है उसका भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बीच बीच में आपको प्रॉपर वाटर इरिगेशन का व्यवस्था होना चाहिए। अकेले क्या कर लेगा कोई एक्सल्टेड होके? बुद्धि बहुत है आपका, तो क्या करोगे? बुद्धि का आचार तो कहीं बनता नहीं है। उसको यूटिलाइज करना है। आपका एनर्जी जो आपको भगवान ने दिए हैं, अगर आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। सारे प्लानिटरी एनर्जी वही है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आए, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में दोस्तों के साथ घूम रहा है, मूवीज देख रहा है, थोड़े दिन के बाद क्या होगा? उसका एनर्जी तो स्पॉइल हो गया। कहोगे मेरा बेटा और पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो इंटेलिजेंट है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। तो ये सारे चीजें उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन पे बेस्ड है। तो आपको रेट्रो प्लैनेट को ठीक करना है तो क्या करोगे? उसके एनर्जी को यूज करोगे, उस हाउस से रिलेटेड काम करोगे, बार बार उस चीज के लिए प्रयत्न करोगे। शनि है तो कर्म से आपको उस रिजल्ट को शो करना है, नहीं तो पता चला प्रोक्रेस्टिनेशन है, आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे। शनि आपका एक्टिवेट होने के जगह डीएक्टिवेट हो गया। जुपिटर है आपको
हर तरह से ज्ञान को हासिल करना है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान है। आपको बड़े बुजुर्गों को देखना है, उनसे बात करना है, गुरु का तलाश करना है, वो किताबें ढूंढना है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढना है जहां आप जुपिटर को अच्छा कर पाओ। उस हाउस से रिलेटेड काम करो। 8 नंबर जुपिटर है तो पता चला आपने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप ठीक कर दिया, अपने आप को ठीक करने के लिए आपने कोशिश किया, जुपिटर ठीक होगा। उसके बाद जिस डेटी के साथ जुपिटर को आप रिलेट कर रहे हो वो आप पढ़ो। जुपिटर का जो भी येलो कलर के सामान है, बार बार लोग बताते हैं तिलक लगाया करो, कुछ भी करो, तो आप क्या कर रहे हो, 8th हाउस के एनर्जी को प्यूरिफाई कर रहे हो। आपको ये देखना होगा कि कहीं वो नेगेटिव जुपिटर को प्यूरिफाई करने के चक्कर में आप खराब तो नहीं कर रहे हो। कई बार लोगों को कहा जाता है कि जुपिटर आपका इस पर्टिकुलर हाउस में है तो पूजा पाठ ज्यादा मत किया करो, उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जुपिटर रेट्रो है तो ये पर्टिकुलर काम मत करो जिससे जुपिटर का नेगेटिव एनर्जी और बढ़ जाए। जुपिटर आपका रेट्रो है, पता चला आप गुरुओं का अपमान कर रहे हो, हर किसी का मजाक उड़ा रहे हो। जो भी आपका धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है आप अपने ही सोच के वजह से हमेशा उसको रिडिक्यूल करने का कोशिश कर रहे हो, अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, गलत मीनिंग निकाल रहे हो, कुतर्क कर रहे हो। ऑलरेडी आपका जुपिटर जो है रेट्रो है और खराब है, आपको और पछताना पड़ेगा, आपका पर्सनालिटी स्पॉइल हो जाएगा, जो ज्ञान आपको मिला है काम में नहीं आएगा, आप लोगों का मजाक उड़ाते उड़ाते खुद ही मजाक बन जाओगे। पता चला आपका लाइफ में इतना सब होते हुए लोग कहेंगे वेस्टेड टैलेंट है, बहुत टैलेंट था जी, क्या ज्ञान था उसका, क्या समझ था धर्म के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो आपको देखना पड़ेगा, कर्म को ठीक करना पड़ेगा। अगर शनि रेट्रो है तो उस हाउस से रिलेटेड कर्म करना होगा, कौन से रिलेशनशिप इश्यू जा रहा है उसको ठीक करना होगा। तो सिंपल देखो, 7th हाउस में है तो स्पाउस के साथ रिलेशन ठीक करो, 11th हाउस में है दोस्तों के साथ रिलेशनशिप ठीक करो, उनके लिए कुछ कर्म है उसको करो क्योंकि शनि वहां पे है। 3rd हाउस है तो आप पराक्रम बढ़ाने के लिए कोशिश करो, कोई चीज को सीखो, रिटिन कम्युनिकेशन को बढ़ाओ, छोटे भाई बहन से रिलेशन अच्छा रखो, कहीं पे आपको घूमना फिरना है तो उसके लिए तय करो कौन से जगह जाओगे तो आपका वो एनर्जी एक्टिवेट होगा, क्या लिखोगे तो एनर्जी एक्टिवेट होगा, पराक्रम कैसे दिखाना है कोई नहीं बताएगा। ये सारे चीजें जो है आपको अपने कर्म में शामिल करना होगा, क्योंकि शनि रेट्रो है, जुपिटर रेट्रो है, आपको ज्ञान में शामिल करना होगा। और ज्ञान सिर्फ शामिल नहीं होता है, जुपिटर एक्सपांसन का कारक है, इसका मतलब है जो ज्ञान आपको मिला है उसको आप एक्सपेंड करोगे। कैसे करोगे एक्सपेंड? बच्चा जो है पान खा रहा है, उसके पेरेंट्स जाके गुरु को कंप्लेंट किए, सर हमारा बच्चा जो है पान खा रहा है, उसका ये आदत खराब है, उसको छुड़ा दीजिए। गुरु कहते हैं आज तो नहीं छुड़ा पाऊंगा, मैं 21-22 दिन के बाद बात करता हूँ। अब 21 दिन के बाद गुरु कहते हैं बेटा पान खाना ठीक नहीं है। क्यों 21 दिन लगा गुरु को ये बोलने के लिए? क्यों? गुरु खुद ही पान खा रहे थे। आपके पास जो ज्ञान है वो सिर्फ शोकेस थोड़ी है कि आप उसको रखोगे और उसी को देख के लोग ज्ञानी बन जाएंगे। यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई योर नॉलेज एंड विजडम। रेट्रो जुपिटर का मतलब है देयर विल बी सिचुएशन वेयर यू हैव टू अगेन एंड अगेन अप्लाई द नॉलेज एंड विजडम। आराम से नहीं होगा, एक बार में आपको रेट्रो प्लैनेट रिजल्ट नहीं देंगे, वो पहले आपको मजबूर करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिपीटेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ पीरियोडिसिटी इन लाइफ। तो जहां पे है आपको एनर्जी पहले उस प्लैनेट का प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन करना है उसको। आप कई बार देखे होंगे, कई बार पैरेड प्रैक्टिस होता है आपका, 15 अगस्त के लिए हो, 26 जनवरी के लिए हो, तो पूरे लाइन को अगर बाएं मुड़ या दाएं मुड़ किया जा रहा है तो एक दो कैंडिडेट होंगे जो बाएं के जगह पे दाएं मुड़ जाते हैं, यानी सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है, वो जो है ग्रुप के विपरीत दिशा में अलाइंड है। ऐसे इंसान को आप एक बार में अलाइन नहीं कर सकते हो, बार बार जो है जब भी आप पीछे मुड़ कहोगे तो लेफ्ट साइड में मुड़ हो जाएगा या राइट में मुड़ हो जाएगा, बाएं मुड़ कहोगे तो दाएं मुड़ कर देगा, क्योंकि उसका अलाइनमेंट खराब है। जैसे आप कई गाड़ियों में देखोगे चक्के का अलाइनमेंट गलत हो जाता है, ये रेट्रो प्लैनेट्स वही हैं, इनका अलाइनमेंट खराब है। सामने की ओर जाना चाहिए, ज्ञान प्रॉपर टाइम पे यूज होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा जो है बाएं मुड़ को दाएं करेंगे और पीछे अलाइन होने का कोशिश करेंगे, जो सबका अलाइनमेंट है उसके विपरीत दिशा में अलाइन होंगे। तो आप कहोगे सर इससे क्या प्रॉब्लम होगा? खाली प्रॉब्लम नहीं होगा, मेजर प्रॉब्लम होगा,
क्योंकि ये सिंगल अलाइनमेंट में भी पूरा सिस्टम को ब्रेक कर सकता है। आपके सारे प्लैनेट सही हैं, ये रेट्रो प्लैनेट ही नेगेटिव हो गया, ये पूरे सिस्टम को अपने तरीके से अलाइन कर देगा। आप वहां से बाहर ही नहीं निकल सकते हो। जब भी आपको कोई पूछेगा किसके बारे में सोच रहे हो, कि मेरा तो शनि जी रेट्रो के 7th में है, मैं बिजनेस के बारे में ही सोचता रहता हूँ, स्पाउस के बारे में ही सोचता रहता हूँ। जब आप पीछे हमेशा ही पड़े हुए हो और वो चीज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप फिर नया चीज क्या करोगे? रेट्रो का मतलब है जो तीर को आप आगे छोड़ने के लिए पीछे की ओर खींचते हो, वो रेट्रो है। तीर खींच रहे हो आप पीछे, यानी विथ ऑल द एनर्जीज यू आर ट्राइंग टू पुल इट बैक। तो रेट्रो प्लैनेट आपको पुल बैक कर रहा है, पीछे की ओर खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? बिकॉज यू हैव टू गेट ए बिग टारगेट। आपको दूर जाना है, जितना दूर आपको जाना होगा उतना ज्यादा पुल करोगे आप, लेकिन उसका भी तो लिमिट है। बहुत ज्यादा पुल कर दे तो स्ट्रिंग ही खराब हो जाएगा। एवरीथिंग हैज ए लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो आप अपने इलास्टिक लिमिट को एनहेंस कर सकते हो उस पे काम करके। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर रेट्रो प्लैनेट्स। राहु और केतु अपना रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, शॉर्टकट नहीं है कि हाँ जी मैं ऐसे कर दिया तो मिल जाएगा। उसके एनर्जी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। गणेश जी का पूजा कर, जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, आपने देखा, उसको शाम को जो है गणेश जी का मंत्र करने के लिए 10 मिनट का एक रेगुलर टाइम बांध दो, वो बैठेगा, मेडिटेशन करेगा। केतु का हो गया उपाय। आप देखना, आराम से फॉर्मूला भी याद रख लेगा, उसको गुरु भी अच्छे मिल जाएंगे, उसका पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा बेटा पढ़ाई कर। ये रिमेडीज है। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, क्या करोगे? मरकरी रेट्रो है, एक्सेप्शनल टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन अलाइन करना मुश्किल है। अभी पढ़ने के लिए कहोगे वो उठ के चलेगा, उसको समझाओगे वो आपको उल्टा समझा देगा, आपको कुछ नहीं आता है, अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। वो किसी का बात ही सुनेगा नहीं, रेट्रो है, अपने हिसाब से अलाइंड है वो। उसको बार बार समझाना पड़ेगा। बार बार समझाने के बाद रेट्रो जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप खुद ही देख लो राहु कहाँ पे है, क्या उस हाउस को लेके आपका ऑब्सेशन है या नहीं, उस राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, क्या राहु उस हाउस का ऑब्सेशन वाला रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। पता चला आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जैसे ही नक्षत्र लॉर्ड पे जाके देखोगे तो आप समझ में आएगा, हाँ जी मेरा राहु तो ऐसे ही काम कर रहा है। तो आप देखो, कहीं पे भी आप किसी का भी प्लैनेट देखोगे तो जो भी आपके रेट्रो प्लैनेट्स होते हैं वो बाकी प्लैनेट के मुकाबले सर चढ़ के बात करते हैं। नेगेटिव रेट्रो है तो अपने तरीके से आपके लाइफ को अस्त व्यस्त करेगा। अच्छा रेट्रो प्लैनेट्स है तो आप बार बार करने के बाद उस अच्छाई का रिजल्ट को पाने का लायक। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछो, उसके बाद आप बाकी डिस्कशन करेंगे। हाँ जी। सर एक सवाल था कि अ, कई बार ये जो प्लैनेट्स जो है वो बाउंड्री कंडीशन पे चला जाते हैं। जी तो लाइक मेरे केस में राहु केतु 0 डिग्री पे हो सकता है या 29 डिग्री पे हो सकता है।